नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी के आपके पीछे के 2021 तक जो आपके इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक क्वेश्चन कवर किए थे और आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। अब जो इससे आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर पीछे की कोई भी क्लास रही है तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेज जो है वो मिल जाएगी। देखिए, भारत के संविधान में शिल्पी के रूप में जो है किसको जाना जाता है, तो भारत के संविधान के आप सभी को पता है जो शिल्पी किसको बोला जाता है, तो वो आपके भीमराव अंबेडकर जो है, डॉक्टर BR अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये हम कह सकते हैं स्वतंत्र भारत के, अगर ये पूछ ले कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हो जाएंगे, या हम कह सकते हैं विधि मंत्री, कानून या विधि मंत्री अगर आपसे पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको जो है आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। भारत रत्न कब दिया गया? 1990 के अंदर। 1990 में भारत रत्न दिया गया था। एक तो नेल्सन मंडेला को दिया गया था, दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में जो है भारत रत्न जो है वो दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेना, भारत रत्न जो है आप सभी को पता है कब शुरुआत हुई? 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न जो वो स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले किसको दिया जाता है? तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया जाता है सबसे पहले। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 1962 में दिया जाता है और इनको 1954 में दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, इनके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति, और इसके बाद तीसरे आए थे जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु हो जाती है कार्यकाल के दौरान। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे बनते हैं डॉक्टर ये जो वी गिरी जो है, ये यहाँ पे इसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं। तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है, इनका टाइम पीरियड आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट जो है कौन सा, तो पूना पैक्ट जो है, पूना पैक्ट या कह सकते हैं पूना समझौता जो है किसके बीच में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ किसका? तो गांधी जी का, वैसे महात्मा गांधी के बीच में। कहाँ पे हुआ? तो ये आपका हुआ यरवदा जेल हम कह सकते हैं यरवदा जेल के अंदर। और ये कब की बात है? तो ये आपकी हो जाएगी सितंबर 1932 के अंदर। सितंबर 1932 में पूना पैक्ट, पूना समझौता होता है किसके बीच में? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना है। इतने सारे क्वेश्चन। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जो है केरल राज्य से संबंधित नहीं है? तो केरल राज्य से संबंधित कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया। अब यहाँ पे आप देखोगे केरल के आप सभी को पता है जो शास्त्रीय नृत्य जो हमारे होते हैं उसमें एक तो आपका मोहिनी अट्टम है और एक आपका कथकली है। ये आपके दोनों तो वैसे ही आपको ध्यान रखने हैं, एक तो मोहिनी अट्टम, एक कथकली है। दोनों के दोनों शास्त्रीय नृत्य किसके हैं? तो ये केरल के हैं। तो ये दोनों के दोनों केरल के हैं। और बाकी ये थिरुवट्टम जो है ये लोकल नृत्य वहां का हो सकता है। और ये वैसे तो आके तीनों के तीनों, कोलट्टम जो यहाँ पे दे रखा है ये कहाँ का हो जाएगा? तो ये आपका कोलट्टम जो दे रखा है ये आपका आंध्र प्रदेश का जो है वो नृत्य हो जाएगा, जो कोलट्टम आंध्र प्रदेश का। लेकिन वैसे हम बात करें ये तो आपके लोकल डांस यहाँ पे हो सकते हैं। शास्त्रीय नृत्य जो कुछ एक आप ध्यान रख लेना, वैसे तो सारे के सारे हम अलग से भी देखेंगे। एक तो आपका जैसे मोहिनी अट्टम और कथकली जो है ये दोनों के दोनों आपके केरल के हैं। और यहाँ पे कौन सा? आंध्र प्रदेश का अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश का कौन सा? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, कुचिपुड़ी, ये आपका आंध्र प्रदेश का। इसके अलावा तमिलनाडु का कौन सा? तो तमिलनाडु का आपका हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि हम कह सकते हैं सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। अगर पूछ ले सबसे पुराना कौन सा? भरतनाट्यम हो जाएगा सबसे पुराना। और इसके साथ ही आपका कौन सा? तो एक कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा? कथक, जो कि बिरजू महाराज से संबंधित है। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का जो है ये रहेगा। तो ये ध्यान रखने हैं आपको यहाँ से। ऑप्शन नंबर सी जो कोलट्टम इसका राइट आंसर है, जो कि आंध्र प्रदेश का जो है वो नृत्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा, इसकी जो है वो रचना किसके द्वारा की गई? तो ये रचना किसके द्वारा की गई? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी रचना की? तो जनगण मन जो है, जनगण मन, ये आपके यानी कि राष्ट्रीय गान जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो इसकी रचना की गई। किस पुस्तक में है? तो इनकी गीतांजलि पुस्तक में से हम कह सकते हैं ये संबंधित है। और गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको जो है उनको मिला नोबेल प्राइज, जो कि 1913 का नोबेल प्राइज जो है वो मिला। किसके अंदर? साहित्य का जो है वो नोबेल प्राइज इनको मिला था। तो इन्होंने एक तो जनगण मन जो है उसकी रचना की है। एक इसके अलावा एग्जाम में कई बार पूछा गया अमार सोनार बांग्ला, ये कहाँ का? ये आपके बांग्लादेश का जो है आपका राष्ट्रीय गान जो है वो हो जाएगा। यानी कि इन्होंने भारत का भी राष्ट्रीय गान लिखा है और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है।
1913 में इनको साहित्य के लिए नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। अब कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका संबंध किससे है? तो आपको पता है वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम जो है हमारा राष्ट्रीय गीत जो है वो आपका संबंधित है बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इनको बोल सकते हैं। और इनकी पुस्तक कौन सी? इनकी उपन्यास आनंद मठ से जो है ये लिया गया है, आनंद मठ। और आपसे ये पूछ ले कि सन्यासी विद्रोह जो है उसका वर्णन किसमें है, तो वो इसी आनंद मठ के अंदर किसका वर्णन जो है वो रहेगा? सन्यासी विद्रोह का। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। तो यहाँ पे क्या सारे जहां से अच्छा पूछा गया है, जो कि मोहम्मद इकबाल जो है इनकी रचना रहेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, परंपरागत काशीदाकारी कला चिकनकारी। चिकनकारी ये 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया और पहले भी क्वेश्चन पूछा गया। चिकनकारी जो है निम्न में से कौन सा स्थान जो है वहां पे प्रसिद्ध रहेगी? तो चिकनकारी जो है वो आपकी रहेगी कहां से? तो लखनऊ से। लखनऊ आपका कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि उत्तर प्रदेश की आपकी राजधानी कौन सी है? तो वो लखनऊ है। और इसी को यहाँ की प्रसिद्ध है कला कौन सी? चिकनकारी जो है प्रसिद्ध रहेगी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो ये ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कौन सा? जयपुर जो है किसकी राजधानी? राजस्थान की राजधानी कौन सी? जयपुर है। और इसको हम क्या बोलते हैं? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, पिंक सिटी। वैसे तो आप सभी को पता है हरियाणा में आपका फतेहाबाद पिंक सिटी है, लेकिन जयपुर को जो हम बोलते हैं पिंक सिटी, आपका ध्यान रख लेना। इसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद जो है किसकी राजधानी रहेगी? तो हैदराबाद आपकी किसकी? तो तेलंगाना। आप सभी को पता है तेलंगाना से संबंधित किसका है? हरियाणा से। तो हरियाणा के अभी प्रेजेंट टाइम में 18वें नंबर के जो गवर्नर जो है कौन? बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय जो है इनका संबंध कहां से है? तो तेलंगाना से जो है इनका संबंधित रहेगा, तेलंगाना से। और इसी तेलंगाना की राजधानी आपकी जो है वो रहेगी हैदराबाद, जो ऑप्शन सेकंड दे रखा है। इसके अलावा अहमदाबाद। अहमदाबाद किसकी है? तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, गुजरात की राजधानी आपकी अहमदाबाद ना होकर गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। तो ये ध्यान रख लेना है, यहाँ पे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और अहमदाबाद जो हम अहमदाबाद को हम क्या बोलते हैं? तो अहमदाबाद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अहमदाबाद को बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है? तो ये आपका बोला जाता है अहमदाबाद को। तो ये ध्यान रख लेना, अहमदाबाद। और आपकी गुजरात जो है इसकी राजधानी कौन सी है? तो राजधानी गांधीनगर रहेगी, ना कि अहमदाबाद रहेगी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, कालचक्र धर्मानुष्ठान निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? कालचक्र यानी समय का जो चक्कर है, ये धर्मानुष्ठान ये किससे? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्न में से आपको ये बताना है कौन सा सही सुमेलित है, कौन कौन सा। तो यहाँ पे इसको हाइड कर लेते हैं। देखिए कौन कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले डलहौजी। डलहौजी ने सती प्रथा का उन्मूलन, एक चीज आपको याद होगी, सती प्रथा का जो है यहाँ पे सती प्रथा पर रोक लगाने का जो है काम किया था किसने? तो वो विलियम बेंटिंग ने किया था। और इसके साथ में कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। तो आप सभी को पता होगा राजा राम मोहन राय और जो विलियम बेंटिक जो है इन दोनों ने मिलकर यहाँ पे सती प्रथा के लिए काम किया था। डलहौजी ने सती प्रथा पे काम नहीं किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो डलहौजी ने काम क्या किया था? तो एक तो इसने क्या, तो रेल जो है चलाई थी। रेल किसके टाइम में आई थी? डलहौजी के टाइम में आई थी। कब चली थी? सबसे पहली आप सभी को पता है 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल जो है वो चली थी। कहाँ से? तो आपके बॉम्बे से लेकर थाने तक चली थी, बॉम्बे से थाने। और कितने किलोमीटर? टोटल 34 किलोमीटर जो है ये रेल चली थी, ये ट्रेन चली थी। यानी कि रेलवे का जनक किसको बोला जाता है? वो डलहौजी को यहाँ पे बोला जाता है। तो ये सती प्रथा का उन्मूलन ये इसका नहीं होगा। दूसरा इसने कौन सी? तो इसने जो हम कह सकते हैं हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है। LAPS लैप्स या हड़प की नीति जिसको बोलते हैं, ये भी डलहौजी के टाइम में चली थी। नेक्स्ट कार्नवालिस, स्थायी भू बंदोबस्त जो है ये बिल्कुल सही है। स्थायी भू बंदोबस्त जो है ये कार्नवालिस के टाइम में इसने स्टार्ट किया था। और कब की बात है? तो 1793 में जो है आपका जो स्थायी बंदोबस्त जो है उसकी शुरुआत की थी कार्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट वेलेजली, वेलेजली के द्वारा सहायक संधि, तो ये भी बिल्कुल सही है। वेलेजली ने सहायक संधि जो है वो शुरू की थी। और जो विलियम बेंटिक जो है ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट तो आपका 1773 का। बेंटिक जो है उसका टाइम पीरियड आपका जो है वो रहेगा आपका 1828 से लेकर 1835 के बीच में। और बस ये चीज आप ध्यान रख लेना। तो इसका कौन सा? तो दूसरा और चौथा, ये दो जो है वो आपके सही रहेंगे, बाकी गलत। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पुस्तक जो है वो रहेगी, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये आपकी किसकी? तो दादा भाई नौरोजी जो है उनकी ये पुस्तक रहेगी। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका कौन सा? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये तीनों के आप करो यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो।
एक तो आपका कौन सा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दूसरा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, यानी पंजाब लिखो पहले तो, पंजाब का बता दो, और उसके बाद नेक्स्ट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान होने चाहिए कौन कौन जो है ये बोले जाते हैं। सबसे पहले भारत की बात करें तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी जो है उनको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को जो है वो बोला जाता है। ये तो आपके हो गए ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दूसरा ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब जो है किसको बोला जाता है, तो ये बोला जाता है राय बहादुर लाला मुरलीधर, राय बहादुर लाला मुरलीधर जो है इनको बोला जाता है आपका मुरलीधर, इनको बोला जाता है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। नेक्स्ट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा जो है किसको बोला जाता है, तो ये आपका पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा जो है इनको बोला जाता है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा। तो ये तीनों के तीनों आप ध्यान रख लेना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या पूछा गया, 1901 में पॉवर्टी द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपका किसने प्रकाशन किया, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है जो पहली पर कैपिटा इनकम जो वो किसने बताई थी, यानी कि पर कैपिटा इनकम, या हम कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे पहले गणना किसके द्वारा की गई थी, तो वो भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है वो की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय या पर कैपिटा इनकम जो है ये भी सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जो है उनके बारे में उनके द्वारा जो है वो यहाँ पे बताई गई थी। दादा भाई नौरोजी जो कि कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन जो हुआ था कौन सा, तो कलकत्ता का अधिवेशन था जो कि दिसंबर कब, दिसंबर 1886 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की, दादा भाई नौरोजी ने की। एक यहाँ पे ये देखोगे एलेन ओक्टेवियन ह्यूम, यानी कि ये नाम क्या है इसका, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम आप सभी को पता होगा जो कांग्रेस की स्थापना की थी दिसंबर 1885 के अंदर, किसने की थी, तो वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी। वो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी जो दे रखा है यही वो पर्सन थे, तो ये ध्यान रख लेना। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अजातशत्रु जो है ये किसका पुत्र था, अजातशत्रु किसका पुत्र था, तो ये था बिंबिसार का, बिंबिसार। देखो सबसे पहले कौन सा वंश है, तो हर्यक वंश जो है सबसे पहले आया था, और हर्यक वंश जो है इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना की किसने, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अब बिंबिसार के बाद इसका पुत्र आता है कौन, जो कि अजातशत्रु है। इसने अपने पिता का यहाँ पे अपने पिता की हत्या करके, बिंबिसार की हत्या करके ये यहाँ पे गद्दी पे बैठा था, ये राजा बना था। इसके बाद इसी का पुत्र आता है जो ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, कौन सा, उदाइन इसका पुत्र है। जैसे इसने अपने बाप को मार के गद्दी पे बैठा था, वैसे उदाइन जो है ये अजातशत्रु को मार के गद्दी पे बैठा था। तो ये हर्यक वंश जो है इसके आपके जो है ये राजा थे, बिंबिसार इसका पुत्र, अजातशत्रु इसका पुत्र उदाइन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कई बार कि जो अजातशत्रु जो उसको किसने मारा, तो उसी का पुत्र था उदाइन ने मारा था, बिंबिसार को उसी के पुत्र अजातशत्रु ने मारा था। तो ये ध्यान रख लेना। बाकी अशोक जो, अशोक किसका पुत्र था, तो अशोक आपका बिंदुसार का पुत्र था, ये भी आप ध्यान रख लेना, बिंदुसार का। अशोक किसका, बिंदुसार का। और बिंदुसार किसका, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो उसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक था। तो ये ध्यान रख लें, जो आप यहाँ पे देख सकते चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, ये बिंबिसार नहीं बिंदुसार। तो ये ध्यान रख लेना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, देखिए डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर के सहयोग से निम्न में से किसने कलकत्ता हिंदू कॉलेज, यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया, कलकत्ता में आपका कौन सा हिंदू कॉलेज जो है उसकी स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई। तो कलकत्ता के अंदर हिंदू जो आपका विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना सबसे पहले कब, 1817 के अंदर की गई। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी, और डेविड हेयर और न्यायमूर्ति सर एडवर्ड हायर जो है इनके सहयोग से इसकी स्थापना जो है वो की गई। अब कलकत्ता में आपका हिंदू कॉलेज जो उसकी स्थापना इस टाइम पे की गई थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम इसका 2010 में जो है इसको एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया है 2010 में, और उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, तो प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी जो है अभी कलकत्ता में जो है वो रहेगी आपकी। 2010 में जो है इसको यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पे बना दिया गया। तो ये ध्यान रख लेना इसका। और राजा राम मोहन राय आप सभी को पता है कि इन्होंने किसकी स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछ ले, ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो की गई, ब्रह्म समाज की स्थापना। और बाकी यहाँ पे अगर हम देखें दादा भाई नौरोजी के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। तो इसके बाद देखते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, गंगटोक जो है ये किसकी राजधानी है। तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर हम बात करें कैपिटल की किस में होती है, तो जो अपनी ईस्ट साइड में जो आपके 7 सिस्टर्स जो है, 7 जो आपके स्टेट जो है, 7 स्टेट जो उनमें थोड़ी सी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कौन सी की राजधानी कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए सिक्किम की आपकी राजधानी कौन सी, तो गंगटोक यहाँ पे जो है हो जाएगी, ये आपके सामने दे रखिए सिक्किम की गंगटोक।
गोवा जो है, गोवा की कौन सी, तो पणजी जो है गोवा की आपकी राजधानी हो जाएगी। ये तो एक मूवी में भी काफी ज्यादा फेमस था। गोवा की राजधानी पणजी जो है वो हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी, तो अरुणाचल प्रदेश की आपकी ईटानगर जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की वो राजधानी हो जाएगी ईटानगर। बचा कौन सा, मिजोरम है, तो मिजोरम की कौन सी, तो आइजोल जो है वो आपकी मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। तो ये सारी ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार क्या पता पूछ ली जाए यहाँ से, तो बस एक बार थोड़ी सी नजर में ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके सामने, किस राज्य शहर में शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे सर्वोच्च प्रतिशत है, तो इसका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर करना जो है क्या आ जाएगा, 27। आई थिंक थोड़ा सा इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, तो इसको यहीं पे स्किप करते हैं। अगर राइट आंसर पता है तो करके बताना कि झारखंड आएगा या इसका छत्तीसगढ़ आएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय जो है ये कितनी अवधि के लिए होता है, तो ये आपका अल्पकालिक अर्थ प्रबंध प्राय, तो ये आपका किस एग्जाम में आया था, तो हम बात कर सकते हैं कलरक का जो आपका एग्जाम हुआ था HSSC का, उस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो है 12 माह। रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसकी स्थापना कब होती है, भारतीय रिजर्व बैंक या हम कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो है इसकी स्थापना कब होती है। सबसे पहले अगर ये पूछ ले कौन सा एक्ट जो है वो था, तो 1934 का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। और अगर स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1949 से जुड़ा हुआ है कि RBI का जो है, RBI का नेशनलाइजेशन जो है वो कब होता है, RBI का राष्ट्रीयकरण जो है, नेशनलाइजेशन अगर पूछ ले, ये हम कह सकते हैं इसका राष्ट्रीयकरण। तो ये आपका राष्ट्रीयकरण जो है इसका कब होता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को RBI का जो है वो आपका जो नेशनलाइजेशन जो है वो किया जाता है या राष्ट्रीयकरण किया जाता है। तो ये ध्यान रख लेना, 1935 में स्थापना होती है, एक्ट 1934 का था। आयोग अगर पूछ ले तो कौन सा, यंग हिल्टन जो है वो आयोग था, यंग हिल्टन आयोग, और इसी आयोग के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। और बाद में जाकर 1 जनवरी नए साल पर 1949 को यहाँ पे RBI का जो है वो कर दिया जाता है राष्ट्रीयकरण। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा रहेगा, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है। शायद इसका राइट आंसर आप सभी ने कर ही दिया होगा अभी तक, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और मैंने आपको आराम से इसको बात किया था। तो राज्यसभा जो है कब भंग किया जा सकता है, राज्यसभा क्या है, एक तरह का स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। तो आप सभी को पता है इसका टाइम पूरा नहीं होता, स्थायी सदन है और जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो इसके अकॉर्डिंग राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती, इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा जो है वो इसका राइट आंसर। कुछ इमरजेंसी के प्रावधान में जो है सिर्फ भंग की जा सकती है, बाकी एक तरह का स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, तो इसको यहाँ पे जो है भंग नहीं किया जा सकता। तो अगर यहाँ पे क्या, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है जो हर 2 साल के बाद, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो है वो आपके चुने जाते हैं, और जो पुराने सदस्य जो है 1/3 सदस्य, उनकी जगह पे नए सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि इस अकॉर्डिंग हम देखें तो एक सदस्य जो उसका टाइम पीरियड कितना, तो 6 साल जो है वो टाइम पीरियड हो जाता है। यानी राज्यसभा के सदस्य का टाइम पीरियड, कार्यकाल कितना, 6 साल होता है। तो ये ध्यान रख लेना, इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है। नेक्स्ट भारत का सबसे पुराना जो है आपका उच्च न्यायालय कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना कौन सा, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इसका। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन, बस इसको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2013 में स्थापित किए गए निम्न में से आपके कौन से उच्च न्यायालय है, यानी 2013 के अंदर आपके 3 जो है वो हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी, वो तीनों कौन से, तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय, ये आपके जो है इनकी स्थापना की गई थी। कौन सा, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो ये ध्यान रखना 2013 में इनकी स्थापना जो है वो की गई थी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो कैग की जो आपकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये नियुक्ति की जाती है आपके राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। अभी प्रेजेंट टाइम में आपके कौन है, तो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ये अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो ये भारत के महालेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो कि आपके 2020 से, अगस्त 2020 से इस पोस्ट पर जो है ये आपके कार्यरत है। इसके अलावा कौन से नंबर के हैं ये, तो 14वें नंबर के आपके जो है CAG अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। आर्टिकल अगर पूछ ले कैग का कौन सा है, तो 148 जो है वो आर्टिकल है। देखिए नंबर कौन सा है, तो कौन से 14वें नंबर के है, इसके आगे 8 लगा दो, यही इसका आर्टिकल है, तो इससे आप इसको
याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और वैसे अगर ये पूछ ले इसका टाइम पीरियड जो CAG जो है ये आपके कितनी उम्र जो है रिटायरमेंट की, तो या तो 6 साल जो है वो हो जाएगी या 65 साल जो है, जो पहले होगा उसी पर जो है हम कह सकते हैं कार्यकाल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट देखिए, और बाकी यहाँ पे कौन सा, तो ये जो दे रखा है कौन सा, भारत के महान्यायवादी। हाँ, और जैसे हमने बात कर लिया कौन सा, ये 14वें नंबर के है आपके, 14वें नंबर के कौन, गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो यहाँ पे आप पहले नंबर के भी ध्यान रख लेना, क्या पता अगर पूछ ले, वी नरहरि राव जो है ये पहले नंबर के आपके CAG जो है वो रहेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो महान्यायवादी जिनको हम क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन से, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है आपके भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपके कौन से महान्यायवादी है और इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो के वेणुगोपाल जो है अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आर्टिकल अगर पूछ ले किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है ये आपके आते हैं। और बाकी कौन सा, भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे, तो वो आपके हो जाएंगे NV रमना जो है अभी भारत के आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि 48वें नंबर के जो है वो बने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा दिया गया, निम्न में से किस राज्य में बौद्ध टेबो मठ जो है वो आपका व्यवस्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगा, तो अपने पड़ोसी जो आपका कौन सा, तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हरियाणा के कौन कौन से जिले जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ टच करते हैं, तो आप सभी को पता है, एक तो आपका कौन सा, तो पंचकुला हो जाएगा, एक आपका कौन सा पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। इसके अलावा जो उत्तराखंड यहाँ पे दे रखा है, उत्तराखंड के साथ हमारा एकमात्र उत्तराखंड के देहरादून, उत्तराखंड की आपकी राजधानी है जो कि देहरादून है, और इसी देहरादून के साथ आपका जो कौन, यमुनानगर जो है वो आपकी सीमा बनाता है। वैसे तो हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल है, लेकिन इसको माना जाता है कि उत्तराखंड के साथ हरियाणा की सीमा लगती है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका आपका कौन सा, बौद्ध टेबो मठ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट लाल मिट्टी का जो रंग जो है वो आपका लाल क्यों होता है, तो लाल इसलिए होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड उसके अंदर ज्यादा होता है, तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहां पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है, यानी कि सबसे ज्यादा पूछा गया। तो यहाँ पे आपसे ये पूछा गया कि निम्न में से कहां पर सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है वो है, लेकिन अगर हम देखें सबसे ज्यादा कहां पे, कजाकिस्तान में। अब अगर आपके सामने कजाकिस्तान अगर दे रखा हो, कजाकिस्तान में आपका यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार आपके कहां पे, तो कजाकिस्तान में जो है वो रहेंगे। और दूसरे नंबर पे कौन है, यानी पहले नंबर पे आपका कजाकिस्तान है, दूसरे पे कौन सा, तो कनाडा आ जाएगा दूसरे पे, और तीसरे पे अगर पूछ ले कौन सा, तो साउथ अफ्रीका तीसरे पे। तो इसी के अकॉर्डिंग देखें, कजाकिस्तान तो हमें ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो इसलिए कनाडा जो है ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। क्या भारत में भी आपका यूरेनियम निकलता है, तो बिल्कुल निकलता है। विश्व का लगभग 2% के आसपास यूरेनियम का उत्पादन भारत में किया जाता है। और भारत में अगर हम बात करें कहीं पे, राजस्थान, ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस साइड में थोड़ा बहुत करके हम कह सकते हैं विश्व का 2% के आसपास जो आपका टोटल प्रोडक्शन जो होता है ना, उसका 2% के आसपास भारत जो है वो प्रोड्यूस करता है यूरेनियम यहाँ पे। तो इसका कौन सा, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि आपका अगर एरिया के वाइज, मैंने आपको पहले भी बताया था, एरिया के अकॉर्डिंग और हम कह सकते हैं पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से देश पहले नंबर पे, एरिया के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन है, तो रशिया है, आप सभी को पता है रशिया हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे पे ये कनाडा है, यहाँ पे देखा कनाडा। और तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे चीन आ जाएगा। तो ये तो हो गए एरिया के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे इसी के अंदर भारत की बात करें तो कौन सा 7वां स्थान जो है वो भारत का रहेगा। तो ये हो गया। अब दूसरी यहाँ पे बात करें पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन में आप सभी को पता है चीन हो जाएगा और दूसरे पे भारत हो जाएगा, ये तो आप सभी को पता है। अभी अगले ही बार जब पॉपुलेशन आएगी तब ये जो है वो अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेंगे। तो आपका कौन सा, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी कनाडा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे निम्न में से किस नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना, या हम कह सकते हैं टिहरी बांध किस पर है, तो आपके भागीरथी नदी पर है, जो कि कहाँ पे, उत्तराखंड के अंदर जो हम कह सकते हैं टिहरी जल परियोजना है। यानी कि सबसे ऊंचा बांध अगर पूछ ले, सबसे ऊंचा बांध कौन सा, तो वो आपका टिहरी डैम जो है वो हो जाएगा, टिहरी बांध।
और इसी टिहरी बांध के ऊपर आपकी कौन सी, तो टिहरी जल परियोजना जो है वो यहाँ पे बनाई गई है, भागीरथी नदी के ऊपर है, उत्तराखंड के अंदर भारत में ये पड़ती है। इसके कितनी, तो लगभग कितनी कैपेसिटी है इसकी, तो 2400 मेगावाट जो हम कह सकते हैं कैपेसिटी का जो है विद्युत परियोजना यहाँ पे लगाई गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। और ये कह सकते हैं भारत का सबसे ऊंचा है, और विश्व की बात करें तो विश्व का 5वां सबसे ऊंचा, फिफ्थ यानी कि फिफ्थ सबसे ऊंचा जो है वो आपका डैम हो जाएगा। दुनिया का 5वां, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2021 में HSSC ने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, और 2 क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग। कौन कौन से, एक तो जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग जो आपका कौन सा जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम कह सकते हैं, इसको वैसे तो याद ही रख लेना, जनसंख्या घनत्व इसको बोला जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सबसे ज्यादा अगर पूछ ले, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व कहाँ का रहेगा, तो वो वेस्ट बंगाल का जो है वो रहेगा। वेस्ट बंगाल या हम कह सकते हैं पश्चिमी बंगाल का जो है, पश्चिमी बंगाल का। अब ये तो बात होगी किसकी, राज्य की। अगर आपसे क्वेश्चन में ये दिया हो और आपको दिल्ली ना दिया हो, ध्यान रखना अगर दिल्ली ना दिया हो, क्योंकि अगर हम बात करें राज्य की, स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो रहेगा पश्चिम बंगाल का, जो लगभग कितना, तो 1030 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है इसका रहेगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का। तो ये ध्यान रख रहे हैं। और अगर यहाँ पे आपको राज्य नाम ना देकर सीधा आपसे दिया हो कि सबसे ज्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ है, वहां आपसे दिल्ली भी दिया हो तो आप दिल्ली टिक करोगे, क्योंकि वैसे हम देखें तो दिल्ली का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो रहेगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो किसका, अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो राइट आंसर। भारत का सबसे पूर्व में जो आपका राज्य कौन सा रहेगा, वो अरुणाचल प्रदेश। नाम से याद है, अरुण यानी कि सूर्य, आंचल यानी कि आना, जहां पे सबसे पहले सूर्य आता है, यानी सूर्य उदय होता है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले होता है, यानी सबसे पूर्वी राज्य। अरुणाचल प्रदेश के अंदर जनसंख्या घनत्व डेंसिटी सबसे कम है, और कितनी है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है आपका, तो आपका कौन सा, ये अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। और क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लार्जर एरिया जो है वो आपका फॉरेस्ट है, जंगल जो है, इसी वजह से यहाँ पे जनसंख्या घनत्व इतना कम है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जन्म किस जिले में हुआ। तो जैसे कि अभी आपका जो एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एसआई का था शायद, कांस्टेबल का एग्जाम था, उसके अंदर जो इंदिरा गांधी जो है उनका पूरा नाम यहाँ पे पूछा गया था। वैसे ही श्री नरेंद्र मोदी जो है इनका भी नाम पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इनका पूरा नाम क्या है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है वो इनका पूरा नाम हो जाएगा। और ये भारत के कौन से, तो 15वें नंबर के जो है आपके भारत के 15वें नंबर के भी प्रधानमंत्री जो है ये बने हैं। इनका आपका जन्म कहाँ पे हुआ, तो मेहसाणा जो है वहां पे इनका जन्म हुआ। और मेहसाणा ये आपका क्या पड़ता है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, मेहसाणा। और अगर प्रॉपर अगर हम बात करें, एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो कहाँ पे, तो VAD वाडनगर जो है, वाडनगर हो जाएगा, ये जो भी नाम है इसका, VAD वाडनगर जो आपका क्या है, ये किस में पड़ता है, ये मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका कहाँ पे, तो आपका गुजरात के अंदर है। कहाँ पे, गुजरात में, आप सभी को पता है गुजरात के मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाडनगर में जो है आपका संबंधित है श्री नरेंद्र मोदी, जिनका जन्म आपका कब हुआ, तो 17 सितंबर 1950 के अंदर जो इनका जन्म हुआ था। तो ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर है। आपको पता है गांधीनगर किसकी राजधानी है, कमेंट कर देना यहाँ पे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। देखिए नेक्स्ट, जीएसटी आपको पता है जीएसटी का मतलब क्या बनता है, जीएसटी का मतलब क्या बनता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स जो है इसके आपकी मतलब बनता है। और जीएसटी की बात करें तो ये आपका किस टाइप का टैक्स है, तो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि आपसे पूछ ले कौन सा कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर जो है वो रहेगा, अप्रत्यक्ष कर। और इसको जो है कब लागू किया गया जीएसटी को, तो जीएसटी आपका 101वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था। और इसी के तहत 101वां संविधान संशोधन करके जीएसटी को यहाँ पे लागू किया गया था 1 जुलाई
2017, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू किया गया और इसका नाम गुड्स यानी कि वस्तु, सर्विस यानी कि सेवा यानी कि वस्तु और सेवा कर। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर रहेगा। ध्यान रखना किस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी जो है वो लागू किया गया। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कुचिपुड़ी, हमने अभी अभी बात किया इसके बारे में। कुचिपुड़ी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य है और यह पूरे दक्षिण भारत में लोकप्रिय है। यह किस राज्य का जन्मा है? तो अभी अभी हमने बात किया आंध्र प्रदेश के बारे में, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। कुचिपुड़ी जो है वो किसका? आंध्र प्रदेश का जो वो आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। तमिलनाडु का कौन सा? तो तमिलनाडु का हमने अभी बात किया कौन सा? भरतनाट्यम जो है, भरतनाट्यम जो वो तमिलनाडु का आपका शास्त्रीय नृत्य। केरल का कौन कौन सा? तो एक तो आपका मोहिनी अट्टम जो है एक हो जाएगा। दूसरा कौन सा? तो कथकली और आपका मोहिनी अट्टम, ये दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका किसका? आंध्र प्रदेश का। तमिलनाडु का आपका भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्राचीन भारत में बौद्ध के द्वारा शिक्षा कहाँ पे दी जाती थी? तो बौद्धों को कहाँ पे? तो बौद्ध जो है ये इनको मठों में जो है, मठ जो होते थे वो उनमें शिक्षा जो है वो दी जाती थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, दहेज निषेध अधिनियम यानी कि ये जो क्रेटा वाला जो नियम है अभी जो चल रहा है काफी ज्यादा चर्चा में, दहेज निषेध नियम, ये जो है कब पारित किया गया? 1961 के अंदर जो है दहेज निषेध अधिनियम जो पारित किया गया और इसके तहत दहेज लेना भी जो है वो आपका एक कानूनी जुर्म है, दहेज देना भी जुर्म है। और यानी कि जो बिचौले जो होते हैं, जो बिचौले जो बन के बैठते हैं, जो दहेज का लेने देने के लिए सहयोग जो करते हैं कि हाँ तुम हमें बता दो क्या लेना है, हम अगले को जाके बता देंगे, वो सहयोग करना भी वो भी एक तरह का हम कह सकते हैं एक कानूनी जुर्म है। ये आपका कौन सा? तो आपका अधिनियम जो आया था 1961 के अंदर, दहेज निषेध अधिनियम, डवरी एक्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका लेना देना और सहयोग करना ये तीनों के तीनों आपके इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर इसमें कोई पकड़ा जाए तो 5 साल की जो है वो सजा हो जाएगा, दोषी पाया जाता है और इसके साथ ही 15,000 रुपये जो है वो जुर्माना लगाया जाता है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपका जो 1961 में आया था उसके अंतर्गत है। उसके बाद में इसमें संशोधन भी किए गए थे, उसका अलग से जो है वो हो जाएगा। शायद 1981 की उसी के आसपास, 81-82 के आसपास संशोधन हुआ था। तो इसका जो पूछा गया दहेज निषेध अधिनियम 1961 में, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समय में भारत के आर्थिक शोषण का जो है वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यानी कि आपका किसने? तो दादा भाई नौरोजी जो है, ऑप्शन नंबर 20 का वो राइट आंसर दे रखा है। अब इसमें क्या था कि भारत के आर्थिक शोषण का आपका सिद्धांत क्या था? तो वो था आपका धन का बहिर्गमन, धन का बहिर्गमन जो है वो आपका सिद्धांत जो है वो दिया गया था। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये था कि जो देश के अंदर जो आपकी बचत की जा रही थी, जो यानी कि जो टैक्स लिया जा रहा था जनता से, जो सरकार की जो इनकम थी उसका लगभग हिस्सा जो है वो देश से बाहर जा रहा था, यानी धन का बहिर्गमन हो रहा था। ये चीज दादा भाई नौरोजी ने जो है वो बताई थी कि यानी कि देश को जो है यहाँ पे खोखला जो वो किया जा रहा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के द्वारा। यानी कि जो विदेशों के अंदर जो लोग काम कर रहे थे, जैसे ब्रिटिश के अंदर जो ब्रिटेन में जो लोग थे वहां की सैलरियां जो दी जाती थी वो भारत के पैसे से जो है वो दी जाती थी। धन का बहिर्गमन जो है यानी कि भारत के आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्हीं ने मैंने आपको बताया पर कैपिटा इनकम जो है वो किसने बताई? तो वो भी दादा भाई नौरोजी ने जो है वो बताई। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है, भारत के वृद्धो पुरुष, इस तरह से कुछ होता है, तो वो आपका इनको बोला जाता है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोबारा से रिपीट में क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं और आपका किसका? तो 1885 के अंदर, 1885 यानी कि दिसंबर 1885 के अंदर कांग्रेस की जो स्थापना की जाती है A.O. ह्यूम के द्वारा। ये हो गया। दूसरा 1901 के अंदर किसकी? तो सबसे पहले आपका नोबेल प्राइज जो है वो शुरू किए गए थे। यानी नोबेल प्राइज कब दिया गया? सबसे पहले 1901 में जो है वो दिया गया, अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल वही पर्सन था जिसने डायनामाइट की जो है वो खोज की थी। नोबेल प्राइज हर साल 10 दिसंबर को जो है आपका नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं 1905 के अंदर। 1905 के अंदर क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन जो है आपका कब? तो 1905 के अंदर जो है स्वदेशी आंदोलन जो है वो आया था। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो 1945 के अंदर एक तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो खत्म हुआ था। लेकिन अपने हरियाणा की बात करें, 9 जनवरी 1945 को जो है किसकी मृत्यु होती है? लाहौर में। तो हरियाणा के एक प्रमुख व्यक्ति, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, किसानों के मसीहा जिनको बोला जाता है, कौन? सर
छोटू राम जो है उनकी मृत्यु होती है 1945 के अंदर, यानी जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है यहाँ पे। तो सर छोटू राम जो है जिनको किसानों के मसीहा जो है इनको बोला जाता है, लाहौर के अंदर 9 जनवरी 1945 को 9 जनवरी प्रवासी NRI डे हम मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस है। इसी दिन सर छोटू राम की जो है यहाँ पे मृत्यु होती है। तो ये ध्यान रख लेना। चारों के चारों ऑप्शन हमने देख लिए और चारों की चारों चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो रहेगी। तो इस क्लास में हम इतने क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे आपने नोट कर लिए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम्स में आप इन क्लासेस में जो ये सीरीज चल रही है इसके अंदर से अगर आप देखोगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दिया करें और अगर ना लगे तो बेझिझक आप, अब तो डिसलाइक का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, वो तो चक्कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर कोई चीज़ ना पसंद आए तो आप कमेंट करके ये सजेस्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ ये चीज़ें जो है इनमें सुधार किया जाना चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्लास से वो चीज़ें और बेहतर की जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।